जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। जनादेश यानी कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में आज बात होगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां, और आपको दिखाएंगे हम ग्राउंड रिपोर्ट भी। साथ ही साथ जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। ये भी आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में और मिजोरम में आज कैसा रहा मतदान। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ चुनाव की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ चुनाव में, जहां पहले चरण की 20 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 70% से ज्यादा मतदान छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। नक्सलवादियों के मांद में भी वोटरों में खूब उत्साह दिखाई दिया। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं 18+ हो गई, एडल्ट हो गई हूँ। मुझे अपना नेता खुद चुनने का अवसर मिला है। फर्स्ट टाइम वोट की हूँ। जो भ्रष्टाचारी से परे हो और देश को प्राथमिकता दे, जो अच्छी शिक्षा और सारे बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने भी लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वोट डाला। आत्मसमर्पण के बाद सुमित्रा साहू आरक्षक बन अब नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांवों के मतदाताओं ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान किया। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुडुम इलाके में भी 23 साल बाद वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने सुकमा में वोट डाला। इनके अलावा नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने। इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की हैं और 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे उसे ज्यादा लुभाते हैं। बस्तर से सोमेश पटेल और राजनांदगांव से अश्विनी मिश्र और मनोज सोनानी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो हुई बात छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की बात। अब बात करेंगे मिजोरम की। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य मिजोरम में भी नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम विधानसभा चुनाव में 77% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। 18 साल के युवाओं से लेकर 101 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
चंफाई दक्षिण में 101 साल के बुजुर्ग पुरुआल्ह नुडाला ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, तो 96 साल के दिव्यांग पू जदावला ने आइजोल में वोट डाला। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। It's my first time voting and my voting experience was quite good. So I just want from the government to make the roads so clear so that there will be no any problems. Road transportation to be more better than this, and I expected from this new government to do that. मिजोरम विधानसभा चुनाव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल दक्षिण द्वितीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल के मिशन वेंग थलांग में और जेडएमपी के कार्यकारी अध्यक्ष के सबडांगा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। जितने भी वोटर्स हैं वो भारी संख्या में वोट देने के लिए आए हैं। उनका उत्साह देखने लायक है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो अपनी स्वीप स्ट्रैटेजी थी इस तरह से डिज़ाइन की थी कि जो अलग अलग एज ग्रुप्स के वोटर्स हैं उनको हम स्पेसिफिकली उनकी पसंद से हम टारगेट कर पाएं। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के साथ ही 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। They had the 2 terms, 10 years. But anyhow, this is not the most important. The most important is how you perform during your government. So during this, even in the COVID period, we have performed very well, and I believe that people appreciated it, and we shall be able to form the government. From the movement of the people, the same government will not come again, because anti-incumbency wave is very much at this time. मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल मूवमेंट, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन जनता किसे जनादेश देगी इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। आइजोल से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे 2 सहयोगी लगातार इस चुनावी जो बिसात है उसको लगातार नजर बनाए हुए हैं। बीते कई हफ्तों से वहाँ पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त वो हमारे आपके टीवी स्क्रीन पे हैं। अश्विनी मिश्रा को आप देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी उत्तर पूर्व के मिजोरम के राजधानी आइजोल में इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत अश्विनी मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप राजनांदगांव में मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण ये बातें आज के चुनाव के बाद निकल कर ये सामने आई है, जिस बात का जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया कि वैसे इलाके जहाँ की 23 साल तक किसी ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित वो इलाका था, वहाँ भी चुनाव आयोग की मदद से, सुरक्षा बलों की मदद से लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और जो शाम के आंकड़े हैं 5 बजे तक के, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 70% से ज़्यादा का मतदान रिकॉर्ड किया गया है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, साफ तरीके से है कि निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में पारदर्शी चुनाव करने की जो प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र की है, हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की है, वो पूरी हुई है। बैलेट पर बुलेट की जीत हुई है, माफ़ करिएगा, बुलेट पर बैलेट की जीत हुई है, जो फ्रेज कहा जाता है। साफ तरीके से ये है कि किसी तरीके का भय लोगों के मन में नहीं था, चाहे वो नक्सलवादी इलाके हो, घनघोर नक्सलवादी इलाके हो। 76% से ज़्यादा मतदान अगर केशकाल, कोंडागांव और कांकेर इन क्षेत्रों में दर्ज किया जाता है तो आप इस बात का अंदाज़ा साफ तरीके से लगा सकते हैं कि किसी तरीके का कोई भय लोगों के मन में नहीं था। लोग घरों से निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य बनने के बाद या फिर कहें विधानसभा चुनाव के इतिहास में बहुत सारे ऐसे 100 से ज़्यादा सीटें, 100 से ज़्यादा ऐसे बूथ थे जहां पर पहली बार मतदान हुआ। इसके पहले उन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता था या वहाँ के लोग जो है मतदान करने के लिए काफ़ी दूर उन्हें जाना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी सफलता है
केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की और साथ ही साथ यहाँ के प्रशासन की, जो कि भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध थे। और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से थी, काफ़ी लंबे समय से, कई हफ्ते पहले ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया था। 196 के आसपास मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को वहां पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा चुनौती ये भी होती थी कि जब पोलिंग पार्टियां वापस आती थी तब कहीं ना कहीं घात लगाकर हमले किए जाते थे। वो भी किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी या कोई भी इस तरीके की दुर्घटना कहीं कतई सामने नहीं आई है। छुटपुट 1-2 घटनाएं जहां पर हुई, वहां पर हमारे सशस्त्र बलों ने बढ़त ली। नक्सलियों से जहां पर मुठभेड़ हुई, अगर देखें कांकेर के क्षेत्र में बांदेपुर में, तो वहां पर वो उनको मुंह की खानी पड़ी, वो वापस गए। तो साफ तरीके से ये है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, पूरी तरह प्रतिबद्ध था और उसी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जनता ने भी किया है, जबरदस्त मत प्रतिशत के साथ वोट कर। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा अश्विनी, एक और सवाल मेरे पास है, लेकिन उसके पहले मैं विक्रमजीत सिंह के पास जाना चाहूँगा। आइजॉल में वो मौजूद हैं। विक्रम, जो आंकड़े आए शाम 5 बजे तक 76% से ज़्यादा का मतदान वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। मिजोरम में जैसा कि हम सुना भी रहते हैं अपने दर्शकों को कि सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है। आज 40 सीटों पे वहाँ पे मतदान हुआ है, 40 की 40 सीटों पे आज हो गया है। क्या कुछ आपको सेंस, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया वहाँ आपको मिली है? देखिए, जो पिछली बार का मतदान प्रतिशत था वो 81% था। तो ऐसे में अगर ये 80% या के आसपास का अगर मतदान प्रतिशत है, तो जो MNF था जो पिछली बार था उसको 37% मत प्रतिशत मिला था। कांग्रेस जो है उसकी सीटें तो तीसरे नंबर की थी, उनको 5 सीटें मिली थी, लेकिन मत प्रतिशत में कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर थी, जबकि नई पार्टी जो है ZPM जो है 8 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, लेकिन मत प्रतिशत में तीसरे नंबर पर थी। तो ऐसे में अगर मुख्य मुकाबला, जो कि इस बार राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि मुख्य मुकाबला जो है ZPM और MNF के बीच में है, तो ऐसे में अगर MNF का जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ता है, अगर क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो जो मत प्रतिशत है वो किसका मत प्रतिशत है जो कि ZPM में शिफ्ट हुआ है? क्या वो कांग्रेस का मत प्रतिशत है या फिर MNF की जो नाराज, क्योंकि हमने अपने वोट में दिखाया कि लोग करप्शन को लेकर और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर काफी नाराज नजर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर MNF का जो पोलिंग परसेंटेज है वो गिर सकता है, जिस प्रकार की लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन इसके अलावा क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों ने क्या जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसको क्या भरपूर समर्थन दिया है या नहीं दिया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ का जो मिजोरम का जो स्ट्रक्चर अगर बताएं, जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन बताएं, तो क्योंकि मैं जिस जिले में मौजूद हूँ ये आइजोल जिला है, 3.25 लाख के करीब जो है यहाँ वोटर हैं। कुल प्रदेश में जो है 8.5 लाख के करीब वोटर हैं। तो ऐसे में जो है बाकी 10 जिलों में जो है 5 लाख के करीब वोटर हैं, 2.25 लाख वोटर जो है यहाँ पे आइजोल जिले में। तो ऐसे में जो प्रोपोर्शनेट है सुविधाओं का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का और सुविधाओं का, तो तमाम ऐसी जो है चीजें हैं, तो उसका असर कितना पड़ेगा ग्रामीण वोटर में और शहरी मतदाता में, तो ये देखने वाली बात होगी। 3 तारीख को इसके नतीजों का पता चलेगा। आज चुनाव की शुरुआत हो गई है। 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, एक तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज का और दूसरा मिजोरम में। लेकिन दोनों ही राज्यों में जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आई, जो लोगों ने बयान दिए, उसमें एक मुद्दा बहुत ही कॉमन था कि करप्शन का मुद्दा। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, वहाँ भी लोग भ्रष्टाचार से काफ़ी परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि बदलाव, लोग कह रहे हैं कि हम इससे काफ़ी परेशान हैं। और मिजोरम में भी आपने देखा कि वहाँ भी जो युवा है वो कह रहे हैं कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। हम आप दोनों ही सहयोगियों के पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और
इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे। अश्विनी, बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर रही है चुनाव प्रचार के दौरान। चावल घोटाले की बात हो, महादेव ऐप की बात हो, इसका जो इम्पैक्ट है वो मतदाताओं के माइंड पे, उनके वोटिंग पैटर्न पे कुछ पड़ा है क्या? निश्चित तौर से बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि लंबी फहरिस्त है। बीजेपी के मुताबिक जिस तरीके से घोटालों की पूरी लिस्ट जनता के सामने रखी गई, वो उनके मन में कहीं ना कहीं विचार में है। और सबसे बड़ी बात, जो महादेव ऐप की आप बात करें, महादेव ऐप भिलाई और दुर्ग के इलाके में इस ऐप ने जिस तरीके से गोरख धंधा चलाया और जिस तरीके से उसमें जो है लंबे समय तक संरक्षण मिलता रहा, और उस ईडी की जांच में जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासे हुए और जांच की आज जो है वो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तक पहुंची, तो निश्चित तौर से ये इस वर्तमान सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस तरीके से सरकार की नाक के नीचे प्रशासन की जानकारी में इस तरीके के बेटिंग ऐप को चलाया जाता रहा। उसका प्रतिवाद भी भूपेश बघेल ने किया और उन्होंने कहा कि ऐप बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। ईडी की कार्रवाई और पुख्ता सबूत होने के बाद ऐप बंद भी कर दिया गया, लेकिन ये बड़े जो दाग लगे हुए हैं उसका कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन विकास और साथ ही साथ घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं वो भी बेहद महत्वपूर्ण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और विक्रमजीत आपका भी आइजॉल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान आज पूरा होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महादेव ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल सरकार को फिर से निशाने पर लिया। इसके अलावा पीएम ने मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में भी विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी महादेव सट्टेबाजी घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं और बच्चों को बर्बाद करने वालों को जेल जाना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था, और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के सीधी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गिनती के कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने SC, ST, OBC समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों की बुरी स्थिति के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में विशाल चुनावी जनसभा में पहुंचे। हैदराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार को जमकर घेरा। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। आप लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए हैं और अपने साथ एक स्पष्ट संदेश भी लाए हैं। तेलंगाना का विश्वास अब बीजेपी पर है। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के बड़वाह में चुनावी सभा को संबोधित किया। इनके अलावा खाटे गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। सूरजपुर से धीरज कुमार, सीधी से चंद्रशेखर और हैदराबाद से उर्मिलेश की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। तो चुनावी राज्यों में जो राजनीतिक पारा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ के कुरूद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, मध्यम वर्ग समेत पूरे राज्य की जनता ने तय किया है कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से वापसी करेगी। केजी और पीजी की जो शिक्षा है बच्चों के लिए वो मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल जितने भी हैं प्रदेश में उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6,000 रुपए की जाएगी और 4,000 रुपए सालाना बोनस भी मिलेगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और 200 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबकी उचित भागीदारी तय करने के लिए कांग्रेस देश में जाति जनगणना कराना चाहती है ताकि इसके आधार पर लोगों के लिए उचित नीतियां बनाई जा सके। किसको क्या मिलना, इसके लिए हम लोग जाति जनगणना करेंगे और उस आधार पर हम प्लानिंग बना सकते हैं। और मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उतरे। उन्होंने निवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो जनता को कांग्रेस और भाजपा से दोनों से सावधान कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सर्दी ने तो हालांकि जो हल्की दस्तक दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो चुनावी तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच दिग्विजय सिंह के पुत्र और कांग्रेस उम्मीदवार जयवर्धन सिंह ने कहा है कि पूरी पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पार्टी में कोई भी विरोध नहीं है, सब एकजुट हैं। जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। कांग्रेस के नेता जयवर्धन दिग्विजय सिंह के पुत्र और इसके साथ साथ ही
मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक और खुद उम्मीदवार इस समय हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश की जनता क्या करे? इस बात तो सब बड़ा परिवर्तन का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में। जनता भाजपा के भ्रष्टाचार, घमंड और अहंकार से परेशान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी कई तरह के आरोप लगाती है। वो कहती है कि दो तरह की कांग्रेस है, एक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, एक कमलनाथ की कांग्रेस है, और कपड़ा फट रहे हैं आपस में। कांग्रेस तो पूरी एक है, पूरी कांग्रेस खड़ी कमलनाथ जी के पीछे। एक तरफ कांग्रेस है जिसमें चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य दिग्गज नेता हो, सबने कहा है हमारे चेहरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और अगर सरकार बनती है तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो प्राथमिकता के आधार पर आप लोग करेंगे? सबसे पहले तो हमने यही हमारा मुद्दा है कि जो काम हमारे थे 15 महीनों के, हम तो चैलेंज करते हैं भाजपा को कि जो काम हमारे 15 महीने के हैं वो काम इनके 15 साल के नहीं हो पाए। वहीं हमने इस बार ये भी ऐलान किया है कि जो शेष कर्ज माफी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे। दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ, वो अपने पुत्रों को राजनीति में सेट करने के लिए ये सारा खेल रख रहे हैं। देखिए साहब, हम अगर आज विधायक हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं, सिर्फ किसी के हम बेटे हैं इसलिए नहीं, आखिर जनता हमको वोट करती है। और अगर जनता मत हमको दे रही है, जनता हमें मतदान कर रही है, और अगर हम विधायक चुनने के बाद 5 साल लगातार जनता के लिए हाजिर हैं तो क्या बुराई है उसमें? धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयवर्धन, जो बता रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर उन योजनाओं की पूरी करेगी जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गुना। तो इस रिपोर्ट के साथ ही जनादेश के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।